नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ़तह मक्का के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मगर अभी ट्रांसमिशन में एक हमारा जो स्पेशल सेगमेंट होता है जो कि स्पॉन्सर्ड बाय गार्ड पास्ता है। ज़ुबैदा जी यहाँ पर होती हैं, नए नए डिशेस सिखाती भी हैं और बनाती भी हैं। तो उनके ओवर टू यू ज़ुबैदा साहिबा, आज बताइए आज क्या बना रही हैं? जी रिजवान, थैंक यू सो मच। आज की डिश भी बड़ी मज़ेदार है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और आज हम मिस कर रहे हैं मिस रोमा को, क्योंकि पास्ता उनको भी बड़ा पसंद है, लेकिन आज की जो डिश है मुझे लगता है कि वो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज हम जो हमारी डिश है वो है मैक्रोनी सलाद। सलाद जो है वो आपको पता है कि हर खाने का हिस्सा हुआ करता है, और डॉक्टर हजरात तो ख़ास तौर पे रेकमेंड करते हैं कि सलाद जो है वो अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। लेकिन आज की हमारी जो मैक्रोनी है वो सलाद के साथ बनाई गई है। इंग्रेडिएंट आपसे शेयर करते चलें, आपने अगर घर पे बनानी है तो क्या अज्जा ज़रूरी हैं, और आखिर में हम आपको जो हम बना कर लाए हैं, हमारी शेफ़ ने बना कर दी है डिश, वो भी आपके सामने हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो है वो ये हमने इस्तेमाल की है, इसमें गार्ड पास्ता वालों की मैक्रोनी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये हम लेंगे इसमें एक पैकेट, आप हाफ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो है ये एक पूरा पैकेट आज इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे मेहमान आज माशाल्लाह ज़्यादा थे, तो हमने खुले दिल से बनाई है। तो अब चलते हैं कि इसमें दीगर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से आप शामिल करेंगे। सबसे पहले आप इसमें एक अदर चॉप्ड खीरा लेंगे, उसके अलावा टमाटर लेंगे एक अदद। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हैं या जो सैलड का सामान है, ये आप बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मिकदार में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो आज इस्तेमाल किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टमाटर लेंगे आप इसके अंदर एक अदर और चॉप्ड किया हुआ, और इसके अलावा आप इसमें शिमला मिर्च भी 1 से 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ के लिए हमेशा कहा जाता है कि शिमला मिर्च जो है वो बहुत अच्छी है। वैसे अगर बच्चे आपके नहीं खाते तो आप उन्हें मैक्रोनी सलाद के ज़रिए खिला सकती हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये तो इसके हो गए इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा आपने इसको अब तैयार किस तरह से करना है, इसमें जितनी भी चीज़ें आपको मैंने लिखवाई हैं ये सारी को अच्छी तरह मिक्स करके सैलड के बाउल में आप डाल दें। उसके ऊपर जो है वो आप ड्रेसिंग के लिए इसको फ्रिज में रख दें, और जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो आप इसको निकाल के साइड पे रख लें। उसके बाद आपने जो चीज़ें शामिल करनी है वो नोट कीजिएगा। चिली सॉस हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें 1 खाने का चम्मच, और केचप 1/2 कप मतलब हाफ़, और नमक जो है वो हस्बे जायका लेंगे। क्रीम भी इसमें हाफ़ कप इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल की जाएगी। ये भी आप कम या ज़्यादा अपने जो तनासुब है जायके का उसी हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। चीनी लेंगे 1 चाय का चम्मच। मायोनीज़ इसमें इस्तेमाल होगा 1/2 कप, और जो नमक है वो हस्बे जायका आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमने आज की रेसिपी है इसमें जो ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल है ये चिकन की बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो उसमें हमने थोड़ा सा जो है वो स्टीम्ड चिकन भी शामिल किया है, ताकि सैलड जो है वो इस तरह से खाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। चलो, चिकन का जो इसमें इस्तेमाल है उससे वो ज़्यादा शौक़ से जो है वो बच्चे खा लेंगे। अब आप ये करेंगे ये कि ड्रेसिंग की तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बाउल में मिक्स करने के बाद उसके ऊपर 2 स्टीम किए हुए चिकन के पीस रख के ड्रेसिंग बना लेंगे, और आपका सलाद जो है वो अफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार है। वो किस तरह से होगा ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती चलूँ। जी, जल्दी से दिखा भी दीजिए। हाँ जी, ये जनाब हमारा जो है सलाद ये तैयार है। आप देखिए ज़रा कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मिस ज़ुबैदा आपका। बहुत शुक्रिया। और आपने जैसे कहा चिकन के बहुत शौकीन है हमारी नौजवान नस्ल, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, हमें इतना शौकीन चिकन का नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अपने ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और आज ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है मिसेस फ़ायज़ा रबानी साहिबा ने, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे बड़ी खुसूसी हमने बातें करने में मिस आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बताएं कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर है, अल्लाह की तरफ से मौसम ही बहुत अच्छा हो गया, और बिल्कुल ऐसे मालूम ही नहीं हो रहा कि रमज़ान आया, बस चला ही गया। अब तो उदासी हो रही है, जितनी स्पीड से जा रहा है 20 रोज़े। हाँ जी, वही मैं कब तो उदासी हो रही है कि जा रहा है जी। अच्छा मिस, थोड़ा सा ये बताएं कि एजुकेशन सेक्टर से आपका ताल्लुक है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अगर इंग्लिश बेहतर नहीं है तो सर्वाइवल नहीं हो पाता। उर्दू की तरफ भी मैं तो यूँ कहूँ कि हमारी नौजवान नस्ल की अगर हम बात करें, उर्दू भी अच्छे अंदाज में नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एक कोलैप्स है। तो आप किस नज़र से देखती हैं ये उर्दू इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है इसको? मेरा ख्याल है कि इंग्लिश ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और अभी बच्चे आपके मतलब जिस तरह ग्लोबल विलेज बन गया है जी हाँ, जी हाँ। दुनिया, और ये मोबाइल फ़ोन की वजह से और हर तरीके से अब तो, और बच्चे बाहर भी बहुत पढ़ने जाते हैं और सारा कुछ, तो इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है।
और शुरू से ही ज़रूरी थी, बीच में बस वो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उसकी वजह से बहुत बच्चों ने सफ़र किया है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में बच्चे फेल हो जाते थे हमेशा, और बहुत लायक बच्चे हुए हैं, ये नहीं कि नहीं, हमारे बच्चे बहुत लायक हैं। जिस वक्त वो कंपटीशन में जाते हैं तो दुनिया में माने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर शुरू से ही उनकी इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाती उन्हें तो वो शायद ये वाली चीज़ उनके साथ ये उनको ना होती, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है बच्चों को। बिल्कुल सही पॉइंट। इसके साथ आपको ये नहीं लगता कि हम जब अपनी ज़ुबान की बात करते हैं तो उर्दू भी, हमने बहुत सारे अपने लोगों को देखा कि उर्दू के हवाले से भी उनको कोई ख़ास में तवज्जो नहीं दी, और उर्दू में भी हमने बहुत मार खाई है। तो इस नज़र इसको कैसे देखती हैं आप? जी, मैं तो बेसिकली बहुत बिगनर्स को उर्दू ही टीच करती रही हूँ, और उर्दू से तो बहुत प्यार है, लगाव भी है, सारा कुछ है। लेकिन अब वही बात है कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनके ऊपर भी बात जाती है। या तो हम बिल्कुल इंग्लिश की तरफ ही मुतवज्जो हो जाते हैं और उर्दू को बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैंने इंटरनेशनल स्कूल में टीच किया है, मैंने देखा है कि वहाँ बच्चे इंग्लिश में इतना ज़्यादा वो उसमें कर देते हैं कि उनको उर्दू पढ़नी ही नहीं आती है, और फिर माँ बाप जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनको फिर मुसीबत होती है कि अब ये एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, ये नहीं हो रहा, अब फेल हो रहे हैं बच्चे, अब क्या करें, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। और हम लोग जो पढ़ गए कि नज़्में गालिब की, इकबाल की, और वो सारा, वो तो सोचे भी ना आपके ये कर सकते होंगे, अब तो बिल्कुल वो याद हाँ, वो सोचे ही ना आप। तो वो उसका ये है कि वो भी मैं कहूँगी पेरेंट्स का ही कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको अपनी ज़बान से मोहब्बत होनी चाहिए, हर एक को है। जो भी बहुत ज़्यादा मुल्क जो तरक्की याफ्ता भी हैं और जो बहुत जिनसे हम बहुत इम्प्रेस होते हैं, वो अपनी ज़बान को बहुत अहमियत देते हैं। और अभी बल्कि हमारे बच्चे जो बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, उनको शायद उर्दू ज़बान से ज़्यादा लगाव है, और वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो सीखें। तो इस तरह ये है कि वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से, कहीं यूट्यूब से, किधर से उधर से बच्चों को हम दिखाएं और वो उर्दू सीखें। मैं हमेशा मैं कहता हूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो ज्यादा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़बान से भी, अपने माहौल से भी बेहतर मोहब्बत करते हैं। क्विकली ये भी बताइएगा, आपने चूंकि बच्चों के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा, आपने ज़िंदगी उनको टीचिंग में गुजारी, क्या मसाइल देखे अपने बच्चों के जो ज़्यादा मसले हैं ज़बान से हटके भी, एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ? एजुकेशन के मैं आपको बताऊं, देखिए बच्चों को जो मेन मसला अभी तक हम सब पाकिस्तानी हमें पता है, आप लोग स्कूल में जो सीखते हैं ना, बच्चों को स्कूल में टीचर के हवाले कर देते हैं। सही, टीचर अब बताता है आपको, थोड़े टाइम के लिए आपको एक चीज़ हदायत कर देता है, जैसे आप कहते हैं लाइन ही बना लो। ठीक है, तो अब बच्चे को आप सिखा रहे हैं, असेंबली में भी खड़ा हो रहे हैं, स्कूल में भी, हर चीज़ में लाइन में। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब आप बाहर बच्चे जाते हैं, से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे माँ बाप के साथ जा रहे हैं, यंग पेरेंट्स हैं, वो बैठे हुए हैं, बच्चे टेबल पे कूद रहे हैं, यानी, और उनकी कटलरी फेंक रहे हैं, उनकी क्रॉकरी फेंक रहे हैं, चेयर पे खड़े हैं, टेबल पे खड़े। मुझे बताएं, वहाँ टीचर तो नहीं आके बता सकता, यानी कि फैमिली को भी इसमें तवज्जो देने की जरूरत बहुत ज़रूरत है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज है। स्कूल में उनको और चीज़ बताई जाती है, घर में बिल्कुल नहीं बता, बिल्कुल हर घर की बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली घरों में बच्चों पे इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। तो हमें तरबियत की भी बहुत ज़रूरत है। तो वो चीज़ जो है वो बस घर से ही आएगी। बहुत खूबसूरत बात मैडम आपने की। और नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी है कि हम जब तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो तरबियत में माहौल भी आ जाता है, और जब हम सिर्फ टीचर्स पे भी ब्लेम नहीं कर सकते और सिर्फ हम अपने पेरेंट्स पे भी ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक, जैसे कहते हैं ना, पेयर है, मिलजुल कर इसमें तरबियत होती है बच्चों की, तभी एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ती है। हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है MS सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब ने। उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? रमज़ान कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, और हमेशा की तरह अल्लाह ताला ने इस दफ़ा भी बड़ी मेहरबानी की है कि अब तक का रमज़ान बहुत मौसम के हवाले से भी जी और वैसे भी अगर आप देखें तो शुरुआत हमारे छोटे रमज़ान से हुई है, अब ग्रेजुअली एक्सटेंड हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं कि रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कुछ हॉस्पिटल के हवाले से भी मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं, क्या रूटीन चेंज होती है, स्केड्यूल चेंज होता है, या सहर अफ्तार का क्या इंतज़ामात होते हैं? जी इस तरह है कि जो अगर आप प्रैक्टिस के हवाले से देखें तो टाइम श्रिंक कर जाता है, लेकिन मरीज़ों का फ़्लो श्रिंक नहीं करता। और मरीज़ हमारे पास जितने आम रूटीन डेज़ में आ रहे होते हैं
ऑलमोस्ट तकरीबन उतना ही आ रहे होते हैं। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, स्पेशली जो हमारे पास अफ्तारी के बाद लोग पेट दर्द में या पेट की तकलीफ़ में मुब्तला होके आते हैं, क्योंकि वो आजकल जो जिस तरह फैशन चल पड़ा है बाज़ार खोरी का बहुत ज़्यादा, तो हर लेवल पे हर बंदा बाज़ार से कुछ ना कुछ खा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें मैं हुकूमत के जो इदारे फूड सेफ्टी के हवाले से हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके ऊपर ज़्यादा ज़रा सख्ती और नज़र रखा करें, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन जाता है और हर घर का फ़र्द कुछ ना कुछ बाज़ार से लेके इस्तेमाल कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। एक ये चीज़ आ जाती है। दूसरा मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह के अब रमज़ान गर्मी का ज़्यादा टाइम गुज़रता है उसमें, तो इसमें दही और दूध का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब और ज़्यादा रखें। ठीक है। दही जो है वो काफ़ी हद तक आपकी प्यास को कंट्रोल करती है, ठीक है, और बाकी ग़िज़ा को भी पूरा करती है, ठीक है। लेकिन जो मुरगन ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। मिर्च मसाले से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा। अब जो मिर्च मसाला है वो आपका मैदा काफ़ी देर खाली रहता है, ठीक है, ठीक है, अफ्तारी सहरी के बाद अफ्तारी तक, तो उसमें अगर आपने मिर्च मसाला ज़्यादा इस्तेमाल किया हो तो फिर एसिडिटी और इससे इस नौइयत की बीमारियों से ज़्यादा आपको पाला पड़ता है। एक ये चीज़ हो जाती है। दूसरा जो है, हमने देखा जैसे जैसे अब ये रमज़ान ख़त्म होने के करीब आ रहा है तो बाहर सड़कों पे रश भी बढ़ना शुरू हो गया है, लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, नौजवान बाहर निकलते हैं। नौजवान ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वाले वो बड़ी बद एहतियाती करते हैं, बिल्कुल ठीक, वो बड़ी बे एहतियाती के साथ मोटर बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। उन पे तो जिम्मेदारी अपनी भी है और दूसरों की भी है, दूसरों की भी है। और फिर वो एक जो वन व्हीली वाला पता नहीं क्या कंसेप्ट है कि हम डेली बेसिस पे देखते हैं, और ये वन व्हीली करते हैं आप सहरी के बाद। अच्छा, सुबह सुबह निकल पड़ते हैं और झुंड के झुंड और ग्रुप्स में निकलते हैं और फिर टक्कर होती है। अभी लास्ट डे भी हमारे पास इसी तरह का एक एक्सीडेंट आया और नौजवान एक बेचारे की तो डेथ हो गई, दूसरे की टांग कटने के करीब है। तो ये चीज़ें हमें एज पेरेंट्स भी सोचना है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह तरबियत देनी है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया। डॉक्टर साहब इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मैडम आपकी जानिब आऊँगा, चूँकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। मैं चाहता हूँ क्विकली आप बता दीजिए क्या मशवरा देंगे हमारे देखने वालों को, उन पेरेंट्स को भी यकीनन तरबियत की ज़रूरत है, और उन बच्चों को क्या आप मैसेज देंगी जो इस परेशानी का सामना जिनको करना पड़ रहा है? जी, सबसे पहले पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जो बच्चे हैं ना आपके, जब आप उनको स्कूलों में भेज देते हैं तो आप ये ना समझें कि आप अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए हैं। ठीक है। बच्चा आप घर से निकालते हैं ना तो आपको हर बंदा उसको बुली करता है। आप ये सोचें कि आप हैं जो उसके हैं। बिल्कुल ठीक, बाकी उसका कोई नहीं है दुनिया में बाहर। सही। अल्लाह ताला है जो उसकी हिफाजत करते हैं, वो बाहर आप उसको भेजते हैं, वो हिफाजत से आपके पास आ जाता है, लेकिन हर कोई उसकी टांग खींचता है। बचपन से वो बेचारा इस चक्कर में फंसा हुआ होता है, और मैंने छोटे छोटे बच्चों के साथ देखा है वो मुसीबत में फंसे होते हैं इसमें। यही चीज़ फिर वो आगे जाके ग्रो करती है और वो उनको डराती है, कुछ डर जाते हैं, कुछ सहमे हुए होते हैं, कुछ इस तरह इंसान जब बड़ा होता है तो वो करता है। तो माँ बाप को हमेशा अपने बच्चे का साथ देना चाहिए, और ये जो कंपटीशन में डाला हुआ है ना बच्चों को कि जी फलाने का बच्चा ये हो गया तो फलाने का ये, उससे भी निकल जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंपटीशन से निकलना होगा। और जो मोरल सपोर्ट होती है नाज़रीन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं, और हमें ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मुल्क का एक बड़ा नाम है, नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। और खुसूसी तौर पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि माजी करीब की जब हम बात करते हैं तो बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस देखे, ना सिर्फ फाइट किए बल्कि उसमें सुरखरू भी हुए। और यकीनन मैं हमेशा कहता हूँ वो एक ब्लेस्ड आदमी है कि उनके लिए बहुत सारी, वो विक्टोरियस पर्सन है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब सबसे पहले तो बताएं रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान आपको मैं देखता रहता हूँ, ट्रैवल पे बहुत हैं आप रमज़ान में भी।
बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग चल रही है रमज़ान में। हमेशा अल्लाह ताला ने आम ज़िंदगी में अल्लाह ताला की बेशुमार बरकतें और रहमतें हैं सब पे, और रमज़ान में तो वैसे ही जो है वो उसका दर्जा कुछ बहुत बढ़ जाता है। और बिज़ी रमज़ान है, मौसम जो सा है वो मुल्क के बेशतर हिस्सों में कदरे बेहतर रहा है। तो जो आपको एक रमज़ान में रोज़ा रखते हुए जो किसी वक्त आप फील करते हैं कि आपको शायद प्यास लग सकती है या आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, रोज़ा लगना जिसे हम कहते हैं, उससे अल्लाह का शुक्र है वो इस वक्त बचे हुए हैं। तो ऑल इज़ गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने रूटीन को, चूँकि जिस तरह से आपका बिजी स्केड्यूल है, कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि रमज़ान में मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट किस तरह हो रही है? देखें, क्योंकि रमज़ान की बरकतें ऐसी हैं कि इसमें इंसान आप जिस हद तक भी बिजी हो ना, वो आप अपनी रूटीन मैनेज कर लेते हैं। आपको जो सहरी का एक अट्रैक्शन है और जो इफ्तारी की एक अट्रैक्शन है, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी खूबसूरती रखी हुई है कि यहाँ पे आपका जज्बा जो है वो एक डिफरेंट स्केल पे टच कर रहा होता है रमज़ान में। तो अगर आप से फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स के बाद लेट भी जो हैं वो अगर आप फारिग होते हैं तो आपका जो जज्बा है वो हमेशा आपको जो है ना वो रमज़ान की बरकतों की तरफ या इस रूटीन की तरफ इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि आपको फील नहीं होता। और दूसरा थोड़ा सा, चूंकि रमज़ान में आपने देखा कि कोर्ट्स की टाइमिंग जो है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, आपको 2-3 आवर्स का गैप अच्छा मिल जाता है। इसी वजह से फिर टाइम मैनेजमेंट जो है और वर्क मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, इट्स अ बिजी रमज़ान, बट स्टिल अल्लाह का करम है कि इसमें मैनेजमेंट जो है उस हवाले से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फ़िलहाल नहीं आई। अच्छा मियाँ साहब, इसमें ये भी चंद एक चीज़ें हैं, हम पॉलिटिकल बातें पहले करते आए हैं और जो भी मुल्क के हालात है इस पर भी बात होती आई, लेकिन चूँकि रमज़ान के हवाले से बात हो रही है, थोड़ा सा देखने वालों को मैं चाहता हूँ इस हवाले से भी बताएं कि फैमिली मैनेजमेंट के हवाले से थोड़े से हम बात कर लें। और सेकेंडली जो भी आपने इशारा किया कोर्ट्स की तरफ, तो उसमें जो केसेस होते हैं रमज़ान की वजह से, यानी उनमें डिले तो नहीं आ जाता? देखें, होता ये है कि कोर्ट्स ने जो अपने वर्किंग आवर्स हैं उसमें जो अब प्रायोरिटी रखी होती है वो ऐसे केसेस की रखी होती है जो कि इंतहाई अर्जेंट नेचर के होते हैं। अच्छा। यानी कि किसी शख्स को कोई ऐसा इररिपेयरेबल लॉस होता हो कि उसकी फौरी सुनवाई लाजमी हो, तो उन केसेस को हमेशा प्रेफरेंस और प्रायोरिटी दे के तो कोर्ट्स वो फिक्स करती हैं, और बाकी तमाम केसेस जो हैं वो ईद के बाद चले जाते हैं, जो कि एक रेगुलर प्रोसीडिंग कंसिडर होती हैं, जिनमें आपका केस पहले से ही ज़ेर समात है और कुछ प्रोसीजरल डेट्स ऑफ हेयरिंग जो हैं वो आपकी चल पड़ी हैं, और कोई फौरी तौर पर आपको कोई अर्जेंट रिलीफ या कोई ऐसा नुकसान जो कि कानून आपको प्रोटेक्ट कर सकता है और उसमें फौरी तौर पर जो है वो आपकी सुनवाई होना लाजमी है, तो उनको हमेशा प्रायोरिटी दे के बाकी फिर जो है वो ईद के बाद जो है रूटीन में हेयरिंग जो है वो की जाती हैं। तो इस हवाले से जो है वो हमारी अदालतों ने जो अपना रोस्टर सेटअप किया होता है ना, उसमें काफ़ी आसानी जो है वकला के लिए और लिटिगेंट्स के लिए होती है कि सिर्फ और सिर्फ केसेस उनके सुने जाएं जिनको कोई इररिपेयरेबल लॉस फौरी हो रहा है, या कोई ऐसे लोग जो कि किसी अनजस्टिफाइबल रीजंस की बेसिस पे अरेस्ट हो जाते हैं, तो उनके बेल के केसेस जो हैं वो ज़्यादा सुने जाते हैं, और जो बाकी केसेस हैं उसको फिर आराम से रूटीन में जो है वो देखा जाता है। ज़बरदस्त। इस पर अभी मियाँ साहब से हमने ये भी बात करनी है कि बेहतरी की उम्मीद, हमें कुछ मामला हैं जिस पर भी हम बात करेंगे, उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर रखनी चाहिए तो उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। मगर अभी हम डॉक्टर साहब की जानिब आएंगे। MS सर्विसेज हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब, ज़रा डेंगू की भी आवाज़ आने लग गई है कि दोबारा से डेंगू आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या इंतज़ामात हैं? जी, डेंगू जो है, जैसे हमें मालूम है कि इस तरह का सीज़न आता है बारिशों के बाद, स्पेशली तो जब बारिशों का स्पेल आता है उसके बाद बारिशों के पानी कहीं ना कहीं कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, और उसमें मच्छर परवरिश पाना शुरू हो जाता है। जी। तो ये एक स्पेल आएगा, एक फिर ड्राई हीट आ जाती है, उसमें वो ख़त्म हो जाता है, मच्छर की अफजाइश रुक जाती है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब दोबारा स्पेल आता है और सीज़न चेंज होना शुरू होता है, तो सर्दी आने तक एक दूसरा स्पेल आता है। ठीक है। अब इस वक्त हम डेंगू के फर्स्ट फेज़ में दोबारा आ चुके हैं, डेंगू के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब उसमें जो दो मेन चीज़ें हैं, एक है कि हमारे अपने रवैया जात, बिल्कुल ठीक है, डेंगू से बचना है तो हमने खुद बचना है, ठीक होगा, और उसमें हमने अपने माहौल को खुश्क रखना है। बिल्कुल खुश्क रखने का मकसद है कि अगर कहीं पानी है, पानी का ज़ख़ीरा होने का अंदेशा है तो उसको क्लियर किया जाए। जिस तरह अपने घर के अंदर फ्रिज की ट्रे, कूलर, वाटर कूलर्स, इनके इर्द-गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता है, वो खुश्क किया जाए। गमलों में पानी ना रुकने दिया जाए, थोड़ा, वो जाहिर है पौधों को भी पानी चाहिए, प्यास लगती है उनको भी, थोड़ा सा पानी डाला जाए और उसमें पानी रुकने ना दिया जाए, बाकी का पानी उंडेल दिया जाए। फिर इसी तरह अगर आपके घर के पास कोई पॉन्ड है जिसमें आप
का इख्तियार नहीं है कि इतना बड़ा पॉन्ड आप क्लियर कर सकें। अक्सर आपने जिसको हम अपनी लैंग्वेज में छप्पड़ कहते हैं, तो अगर वो है तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं। अच्छा। ये जो मोबाइल होता है, मोबाइल गाड़ी से निकला हुआ, यूज्ड हो बेशक, या कोई भी चिकनाई, वो आप पानी पे डाल दें, वो एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, मच्छर की अफजाइश रुक जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर अब तो हमारे काफ़ी एक्टिव हैं महकमा जात भी, वासा वगैरह को इतला करें इनको, ये लोग फिर उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमने खुद करनी है। फिर एक पर्सनल लेवल पे आ जाती है चीज़ें, जल्दी से बयान कर दूं कि पर्सनल लेवल पे आपने खुद भी बचना है मच्छर से। सही होगा। मच्छरदानी का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक आम इस्तेमाल किया जा सकता है, कपड़े पूरे पहनने चाहिए, लोशन यूज करने चाहिए, और मच्छर की अफजाइश को रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का, और बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, ये कोविड हर दफ़ा आता है और हम बहुत सारे जानी नुकसान का भी हमें सामना होता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी ख़ास एक तो वक्त भी दिया और हमें बताया कि हम कैसे महफूज रह सकते हैं, और हॉस्पिटल के हवाले से भी कैसे रूटीन बेहतर की गई है उस हवाले से भी बताया। हमारे साथ ट्रांसमिशन में गुड़ खान साहब मौजूद हैं। सर पहले तो ये बताएं कि जब आपका दौरे हुकूमत था और आप वहाँ माशाल्लाह बड़ी आपकी पसंद भी किया जाता है, आपकी बात को फॉलो भी किया जाता है, तो क्या ऐसा काम किया है अपने दौर में कि लोग इतना पसंद करते हैं, और आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? हाँ जी, ऐसे है कि मैंने चूँकि रहा गवर्नमेंट में, इनका बिहेवियर देखा। नून लीग का मैं MPA था, ठीक है, तो मैं आपको मुख्तर साहब को बताता हूँ कि मैं जिस एरिया में MPA था, उस एरिया के अंदर ख्वाह जिस तरह भी मैंने मैनेज किया, मैंने 5 साल अपने हलके के अंदर चोरियां, डकैतियां, बदमाशियां मैंने नहीं करने दी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि वो 5 साल के अंदर जो जितना भी बड़ा कोई चौधरी हो या जिम्मेदार हो, किसी आदमी को मैंने शराब पी के बाजार में चलने नहीं दिया। ये मिसाल है मेरे इलाके के अंदर। बिल्कुल ठीक। और अब आपकी टिकट PTI से है इस दफ़ा। अब चूँकि मैं ये करप्शन के हवाले से तो ये बात आपसे कर रहा था, जी, तो ये चीज़ें थी जिन्होंने मुझे नून लीग से अलग कर दिया। अच्छा। और मैं PTI में चला गया उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला PTI वाले जो हैं वो करप्शन के मेन चीज़ है ही पाकिस्तान में करप्शन है, करप्शन के हवाले से कोई कुछ करेंगे तो वो कामयाबी होगी। अगर करप्शन को ना रोका गया तो फिर तो हम एक गंदे पानी में बह रहे हैं, बहते जाएंगे। बिल्कुल। गुल खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आप अपनी बिसात के मुताबिक अपने हलके में जब चोरी डकैती रोकेंगे तो हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक जब अच्छा काम करता है नाज़रीन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं और रास्ते आसान होते जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में। नाज़रीन अभी वक्त हुआ है ट्रांसमिशन में एक छोटे से ब्रेक का, वक्त कम है, मेहमानान गिरामी ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।